discuss about the multiplication theorem of the probability. This is one of the important theorem of the probability. The basic characteristic of this theorem is that there should be more than one experiment और द सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट. इसकी मूल विशेषता यही है कि इसमें एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं, सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट होते हैं. तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थ्योरम. देयर आर टू कंडीशंस इन दिस थ्योरम. फर्स्ट इज व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. Second is when events are not independent, they are dependent. जब घटनाएं स्वतंत्र हैं और जब घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित हैं. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी डिनोट करने का सिंबल क्या है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये कब है? जबकि इवेंट्स क्या हो? दो हो. टू इवेंट्स के केस में, ठीक है. और तीन इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. और ऐसे ही कंटिन्यू 4 इवेंट्स के केस में, 5 इवेंट के केस में. इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी? बोथ ए एंड बी. दो इवेंट्स हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी. और अगर 3 इवेंट्स हुई हमारी तो 3 इवेंट्स के केस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B and C. ये हमारा 3 इवेंट्स के केस में है. अब इसको हम वेन डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं कि दिस इज अ सेट में हमारे ये 2 इवेंट्स है, इवेंट ए एंड इवेंट बी. ये इंडिपेंडेंट है. ये है A, दिस इज B. प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ A and B equals to probability of A intersection B equals to probability of A multiply by probability of B. ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा. इस टाइप से अगर हमारे 3 इवेंट्स है तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection C equals to probability of A multiply by probability of B multiply by probability of C. इंडिपेंडेंट इवेंट्स में यही होता है, ये घटनाएं एक दूसरे से इफेक्टेड नहीं होती है, इन पर एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है. इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड मेरा एक वीडियो भी है जिसको कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो ओवरलैपिंग नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं ढकती हैं. इस केस में हमारी इवेंट्स मोर देन 1 होती है तो हम सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हमारा आंसर निकल जाता है. जब हमारी इवेंट ए कई तरीकों से होती है, N1 वेज से, N2 वेज से, N3 वेज से, A1 जो है हमारी अगर 3 तरीकों से हो रही है तो ये भी हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है. When events are not independent, they are dependent. जब हमारी इवेंट्स क्या हो? स्वतंत्र नहीं हो, वो क्या हो? आश्रित हो. तो इसमें क्या होता है? जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो ही एप्लीकेबल होती है. क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन हो गई कि आपकी इवेंट स्वतंत्र नहीं है, वो डिपेंडेंट है. दैट मीन्स जब हमारी एक इवेंट हो चुकी है उसके बाद हमारी दूसरी इवेंट होती है एक के होने के बाद. इसमें भी हमारा सिंबल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी.
और इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, जब हमने बोला कि हमारी इवेंट क्या है, डिपेंडेंट है, हमारी इवेंट ए हो चुकी है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। फर्स्ट हमारी हो गई क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी। नेक्स्ट जो दूसरी हमारी डिपेंडेंट इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड। इसमें ये दिया हुआ है कि जब हमारी ए होगी तभी हमारी बी घटना होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ए होने के बाद ही हमारी बी घटना हुई है। तो हमारा फॉर्मूला होता है डिपेंडेंट इवेंट के केस में, फ्री इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी इक्वल्स टू, अब जो भी इंडिपेंडेंट इवेंट हुई है, सबसे पहले जो इवेंट हुई है उसकी तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इवेंट हमारी सबसे पहले हुई है। उसके बाद में हमारी कौन सी इवेंट हुई है, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। उसके बाद में हमारी बी इवेंट हुई है, वो किसके होने के बाद हुई है, ए के होने के बाद हुई है। तो इसमें आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर हैपनिंग ए। नेक्स्ट अब हमारी कौन सी इवेंट हुई है, सी इवेंट हुई है, किसके होने के बाद हुई है, ए एंड बी दोनों के होने के बाद हुई है। तो ये आ जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी आफ्टर हैपनिंग किसकी, ए एंड बी। तो ए एंड बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं और ए एंड बी भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी 3 इवेंट की है, ऐसे ही आपकी 4 इवेंट्स की हो जाएगी। तो यही आपका इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट के केस में फॉर्मूले होते हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे ये फॉर्मूले। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही एडिशन थ्योरम में आती है, ना ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आती है। एडिशन थ्योरम का वीडियो भी मेरा प्लेलिस्ट में है, यू कैन गो थ्रू फॉर दैट वीडियो। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट जब हमारी इवेंट्स डिपेंडेंट है तो वहां पे क्या हो जाती है, कंडीशन अप्लाई हो जाती है। एक इवेंट के होने के बाद दूसरी इवेंट होती है और वो दूसरी इवेंट किस पे डिपेंड होती है, फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड होती है। तो इसको फॉर्मूले को बहुत इजी से याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इवेंट किसी पे डिपेंड है नहीं है, तो इसकी आ गई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है इसलिए मल्टीप्लाई। अब बी किस पे डिपेंड है, बी डिपेंड है ए पर, बी किस पर डिपेंड है, ए पर। तो बी को किसने बियर कर रखा है, ए ने। तो ये आ गई इसका। नेक्स्ट सी किस पे डिपेंड है, हमारा सी डिपेंड है ए और बी दोनों पे डिपेंड है। तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किस पे डिपेंड है, ए और बी दोनों पे डिपेंड है। जब तक ए और बी नहीं होंगे तब तक सी नहीं होगा। तो ये हो गया ए एंड बी। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कब कैसे ये फॉर्मूला यूज आएगा।